हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इसमें जो है हम सामान्य विज्ञान का भाग थ्री जो है, भाग थ्री में हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से रिलेटेड मिक्सिंग क्वेश्चन दिया गया है, सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुत्ता, जिसे फर्स्ट में है, कुत्ता के काटने से होने वाले हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से होता है। कुत्ता जो काटता है ना, तो कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो वो हाइड्रोफोबिया रोग किस से होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस से होता है। ठीक है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो युवान विश्व ने की थी विषाणु की खोज। ठीक है, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है रानी खेत बीमारी जो होता है, रानी खेत बीमारी, ये विषाणु से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जंतुओं में फूट एवं माउथ जो रोग होता है, वो भी विषाणु से होता है। फूट एंड माउथ रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीटेशन होता है इसका। कौकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे। बहुत लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि शैवालों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता होगा और कौकों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता होगा, उल्टा समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, याद रखना है, कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है शैवालों की कोशिका भित्ति होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसी की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, उसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का सर्वाधिक वेग, ठीक है ना, ध्वनि सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में उनका वेग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है और सबसे कम वेग गैस में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ध्वनि का एक नेचर होता है कि जब डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो उसका जो है वेलोसिटी बढ़ेगा, उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा, और डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो उसका ध्वनि की चाल घट जाएगा, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ध्वनि की क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा उनमें उसका वेलोसिटी होगा। उसके बाद है ध्वनि की अधिकतम चाल 700 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है ना, ध्वनि जो है ध्वनि में का अगर हवा में चाल देखा जाए तो हवा में चाल 332 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 332 मीटर दूरी तय करती है। और जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसकी इकाई डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई को किसे मापते हैं? तो डेसिबल में हम मापते हैं। ठीक है, उसके बाद है वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु किसका उदाहरण है? तो वायु गैसों का गैस में उदाहरण है, मतलब गैस का गैस में उदाहरण है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वायु उदाहरण है किसका? तो गैस का गैस में बिलियन, गैस का गैस में बिलियन है। ठीक है, उसके बाद है हवा का वाष्प घनत्व। हवा का जो वाष्प घनत्व होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेपर डेंसिटी, वो 14.4 होता है, इतना इसका मान होता है, याद रखेंगे। ठीक है, हवा का वाष्प घनत्व का मान कितना होता है? तो 14.4 होता है। उसके बाद है यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूरी का क्या है? मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 × 12 किलोमीटर, या अगर इसको हम ओनली मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 9.46 इंटू 10 × 15 मीटर होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है एग्जाम में। उसके बाद है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्शिक होती है। ठीक है ना, दूरी का सबसे मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पार्शिक होती है। मूली और गाजर, उसके बाद जो पॉइंट है, मूली और गाजर का हम लोग क्या खाते हैं? तो जड़ खाते हैं। मूली और जो गाजर होता है उसका हम लोग जड़ खाते हैं। आलू और प्याज का हम लोग तना खाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि मूली और गाजर किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है। आलू और प्याज किसका रूपांतरण है? तो तना का रूपांतरण है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जिसको मास्टर, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, और ये सभी ग्रंथियों का मास्टर ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों क्या होता है? मास्टर ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होता है। अगर पीयूष ग्रंथि नहीं हो तो हमारे बॉडी का विकास नहीं हो सकता है। पीयूष ग्रंथि में दो तरह के हार्मोन्स होता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, जिसे एस्टीस हार्मोन्स होता है, टीएसएच हार्मोन्स होता है। एस्टीस हार्मोन्स को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं, जिसको ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है ना, और हड्डी का निर्माण करता है, इसलिए ये ग्रंथि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है वर्णंधता, इसको बोलते हैं वर्णंधता, कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णंधता एवं हीमोफीलिया, ये दो ऐसे वंशानुगत रोग है जो कि माता पिता के से फैलता है। मतलब अगर मम्मी पापा कोई बीमारी है तो उनके संतान में भी ये बीमारी होता है। ठीक है, इसको वंशानुगत रोग कहते हैं। और नंदता और हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? वंशानुगत रोग कहते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में इसका अध्ययन हेनरल ने किया था। यानी ये दो जो बीमारी है इसका अध्ययन सर्वप्रथम मनुष्य में हेनरल नामक वैज्ञानिक ने, हेरनर, इसको क्या बोलेंगे? हेरनर
नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? तो 1876 में इसका अध्ययन किया था। ठीक है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति क्या होता है? तो हरा और लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। जो व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया हो या वर्णनता हो गया हो, कलर ब्लाइंडनेस, तो वो व्यक्ति लाल और हरा, मतलब हरा और लाल रंग को नहीं पहचान सकता है। ठीक है, इसकी एक खासियत होती है। उसके बाद है थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से निकलती है। जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, ठीक है ना, उस थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलती? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से ही मनुष्य में क्या होता है? गलगंड एक रोग होता है, घेंगा रोग होता है। जो यहाँ पे हम लोग का जो गर्दन है उस पर जो है बड़ा जैसे थैला का जैसा निकल जाता है। वो थायराइड जो है ग्रंथि से कम हार्मोन अस्तित्व होने के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद है जठरस। जठरस क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जठरस भी कहा जाता है। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम टाइलिन है। ठीक है। जो हम लोग भोजन पचाते, हम लोग जो भोजन चबाते हैं, तो उसमें टाइलिन नामक एंजाइम ही फर्स्ट बार मिलता है, तो भोजन का पाचन जो शुरू होता है। ठीक है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? तो टाइलिन नामक एंजाइम है। ठीक है। मनुष्य में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश बार क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, लास्ट में जो पचे भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का ऑब्जर्प्शन कहेंगे इंग्लिश में, तो ये इसको बोलते हैं अवशोषण। ठीक है ना, तो अवशोषण छोटी आंत में होता है। उसके बाद है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। प्रोटीन जो पचता है उसका पाचन छोटी आंत में ही होता है। भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम सहायक होता है। ठीक है। उसके बाद है एंजाइम की रचना कहाँ होती है? एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। जो भोजन पचाने में जो सहायक होता है वो एंजाइम होता है, और इस एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। यानी जितने भी सारे हमने क्वेश्चन किया, जितने भी सारे हमने इसमें बताया, वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर बार रिपीटेशन होता है इसका। ठीक है। तो उम्मीद तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो मल्टोज होता है। ठीक है। आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है उसका नाम क्या है? मल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। देखिए 20 अमीनो जो अम्ल होता है उसको हम अच्छा समझेंगे। जो 20 अमीनो अम्ल होता है, 20 अमीनो अम्ल में 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर बनाता है, हमारे शरीर में उसका उत्पादन होता है, और 10 अमीनो अम्ल हम बाहर से लेते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों मिलाकर कितना होता है? तो 20 होता है। अब ये 20 अमीनो अम्ल है उसको हम पीएच के आधार पे, यानी जो पीएच मान जो अम्लीय है कि क्षारीय है उसको ज्ञात करने का एक पीएच स्केल होता है, उसके आधार पे इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है अम्लीय अमीनो अम्ल, दूसरा होता है क्षारीय अमीनो अम्ल, तीसरा होता है उदासीन अमीनो अम्ल, उदासीन अम्लीय अम्ल। ठीक है। तो क्या होता है, जो अम्लीय अमीनो अम्ल होता है उसकी संख्या 2 होती है, क्षारीय अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, और जो उदासीन होती है उसकी 15 होती है। सबको जब मिला देंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। तो जो अम्लीय अमीनो अम्ल होती है इसकी संख्या 2 होती है, ये इसका नाम होता है एस्पार्टिक अम्ल, और दूसरा होता है ग्लूटामिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल ये 2 प्रकार के अम्लीय अमीनो अम्ल होती है। ठीक है। जो क्षारीय अमीनो अम्ल होती है उसका नाम है हिस्टिडीन, आर्जिनिन, और तीसरा होता है लाइसिन। ठीक है। ये होता है क्षारीय अमीनो अम्ल होता है। ठीक है। इसकी संख्या 3 है, और जो उदासीन होती है उसकी संख्या 15 है। ठीक है। सबको जब हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 + 3 + 15 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों का नाम क्या है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से ही हमारे दांत का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद है भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक है। मतलब उनका जान चला गया था उस गैस के रिसाव से। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जीवाणु रक्षक हार्मोन। जीवाणु रक्षक हार्मोन एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं हम लोग। ठीक है। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, तथा काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। उसके बाद है पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग कौन है? पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग पत्ती को कहते हैं। ठीक है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट नामक हरित लवण के कारण होता है। ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट नामक हरित लवण के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। सबसे ज्यादा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल में उपस्थित जो मुख्य धातु होता है उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। ठीक है। क्लोरोफिल में सबसे मुख्य रूप से धातु कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम होता है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे, देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उसके बदले क्या होते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के जो कारक है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारक के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग की प्रकाश में होती है। किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। कहां से निकलता है? तो जल से निकलता है। उसके बाद है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। ठीक है। राइजोम पौधे का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। राइजोम पौधे का भूमिगत प्रारूप का नाम क्या है? तो तना है। दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक एक नाइट्रिकारी जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण कर उसे नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, बदलता है। अतः पौधे इस नाइट्रेट को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। यही कारण है कि दाल में हमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो जनरल साइंस का पार्ट 3 समाप्त हुआ। अगले बार हम पार्ट 4 लेकर आएंगे। ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट टाइप के जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रयोग जरूर कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। मैं इतना पर एंड करता हूं। जय हिंद, जय टेक विराट।